सोलैन 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नान कुई को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर युहाओ को देखकर कहती है कि युहाओ क्या तुम ठीक हो? जिस पर युहाओ भी एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक हूँ। और जैसे कि एल्डर सुई ने पहले बताई थी, ये सच्ची में ही एक ट्रेजर ग्राउंड है, क्योंकि वहाँ पर वाकई में रेयर मेटल्स थे। इतना कहने के साथ ही युहाओ उन क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेता है, जो कि अभी डीप ब्लू कलर्स में ग्लो कर रही थी। और इन क्रिस्टल्स को देखकर नान कुई खुश होकर कहती है कि वाकई में ये काफी ज्यादा ही खूबसूरत है। इतना कहने के साथ ही नान कुई उस आइस क्रिस्टल को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नान सुई सुई नान कुई को रोकते हुए कहती है कि तुम इसे टच मत करो। और वह लोग अगर बात किया जाए तो नान सुई सुई को यहाँ पर ये डर था कि कहीं ये आइस क्रिस्टल नान कुई को फ्रीज ना करे। जबकि युहाओ एक स्माइल के साथ कहती है कि एल्डर सुई आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है। इस क्रिस्टल की नाम डिवाइन आइस क्रिस्टल है, जिसके अंदर अल्टीमेट आइस की ओरिजिन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही स्टेबल है, इसलिए जब तक आप इसमें सोल पावर फ्लो नहीं करेंगे तब तक इससे कुछ भी नहीं होगा। फिर नान कुई युहाओ की हाथों से क्रिस्टल लेती है और वो ध्यान से उसी क्रिस्टल को देखते हुए कहती है कि युहाओ क्या ये आइस क्रिस्टल तुम्हारे लिए यूजफुल है? क्या तुम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? जिस पर युहाओ नोट करते हुए कहता है कि हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल ही कर सकता हूँ। डिवाइन आइस क्रिस्टल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अल्टीमेट आइस की सोल पावर चाहिए होती है, और तो और मैंने वहाँ की सारी आइस क्रिस्टल को बाहर निकाल चुका हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर आने के लिए देरी हुई थी। जिस पर नान सुसुई कहती है कि जब तक तुम इसे यूज कर सकोगे ये काफी अच्छी बात रहेगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसकी यूज से तुम तुम्हारी कल्टीवेशन में इम्प्रूव कर लोगे। इतना कहने के साथ ही नान कुई की हाथों से वो क्रिस्टल लेती है और वो उस क्रिस्टल को कुछ टाइम के लिए देखने के बाद वो दोबारा से युहाओ को वापस करती है। जबकि युहाओ कहता है कि एल्डर सुई वैसे तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए अल्टीमेट आइस की सोल पावर चाहिए होती है, लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। जब मैं आइस क्रिस्टल की सोल टूल बना लूंगा तो मैं आपकी और ड्रैगन सेट को भी आधा हिस्सा दे दूंगा। आखिरकार आप इसमें क्या सोचते हैं? और भाई लोग कुछ भी क्यों ना हो, युहाओ ये अच्छी तरीके से जानता था कि ये डिवाइन क्रिस्टल और ड्रैगन सेट से ही बिलोंग करता है, इसीलिए युहाओ इन सारी डिवाइन क्रिस्टल को खुद के पास रखना नहीं चाहता था। वैसे तो नान सुई ने ये तांग सेट को गिफ्ट करी थी, लेकिन फिर भी ये गिफ्ट कुछ ज्यादा ही प्रीसियस था। फिर नान सुई युहाओ को तरफ देखते हुए कहती है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं इस जगह को फ्यूचर में कुई को देना चाहती थी, लेकिन तांग सेट से काफी लंबे टाइम साथ में रहने के बाद मुझे ये समझ में आ गया है कि असल में ये जगह तुम तांग सेट से बिलोंग करना चाहिए। और हाँ, तुम्हें तांग सेट और ड्रैगन सेट की बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम वो सब कर सकते हो, और जबकि तुम कुई की दोस्त हो तो तुम मुझे एल्डर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे आंटी भी बुला सकते हो। और भाई लोग वैसे तो युहाओ सुई की इस बातों को समझ चुका था, युहाओ ये ऑलरेडी समझ चुका था कि आखिरकार नान सुई की डबल मीनिंग क्या है, लेकिन फिर भी युहाओ ऐसा दिखावा करता है जैसे कि उसे कुछ भी समझ में ना आया हो। फिर वो नान सुई को रेस्पेक्टफुली आंटी कहता है। फिर युहाओ सभी चीजों के बारे में उन दोनों को ऐसे ही बता देता है, और सभी चीजें को ऐसे ही जानने के बाद कुई खुश होकर युहाओ से कहती है कि युहाओ दूसरों की मुझे कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इसकी सोल टूल की बनाई हुई सोल टूल चाहिए। युहाओ भी नान कुई की बातों को मान जाता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जब हम वापस लौट जाएंगे तो मैं इसके बारे में जरूर रिसर्च करूंगा। फिर सुई युहाओ एंड कुई को कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर ज्यादा देर रुकने के लिए अच्छी बात नहीं होगी। जिस पर युहाओ नान सुई को कहता है कि आंटी आप और कुछ टाइम के लिए वेट करिए, क्योंकि मैं दोबारा से अंदर जाकर यहाँ पर दोबारा से चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसके अंदर चेक करा था तो मुझे वहाँ पर ऐसा लगा था कि इसके अंदर अभी भी कुछ प्रेशियस ट्रेजर बाकी है, इसीलिए पक्का से ही वहाँ पर कुछ तो प्रीसियस ट्रेजर छिपा हुआ है, और पक्का से ही वहाँ पर कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो कि हेवन एंड अर्थ के साथ कनेक्टेड है। युहाओ की इस बात को सुनकर नान सुई हैरान होकर कहती है कि सच में क्या वहाँ पर ऐसी चीजें भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मुझे पता है और ड्रैगन सेट की हिस्ट्री की रिपोर्ट के अंदर अभी तक ऐसी चीजें को कभी भी मेंशन किया नहीं गया है। तो क्या वहां पर दोबारा से चेक करने के लिए चले जाना, क्या ये तुम्हारे लिए सेफ हो सकती है? जिस पर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है कि आंटी सुई आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे पास अल्टीमेट आइस है, इसलिए मैं खुद को इजीली के साथ प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो नान सुई कहती है कि तो फिर तो ठीक है, तुम यहाँ से चले जा सकते हो, मैं और नान कुई यहाँ पर तुम्हारी
तुम्हारी वेट करते हैं। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो नान सुसु की आंखों में यूहाओ एक काफी ज्यादा ही रिलायबल फेलो बन चुका था। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो नान सुसु की आंखों में यूहाओ ऑलरेडी एक काफी ज्यादा ही रिलायबल फेलो बन चुका था। इसलिए नान सुसु को पूरी तरीके से भरोसा थी कि यूहाओ जो कहता है वो वैसा ही करता है। और तो और जितना नान सुसु यूहाओ को देखती थी वो यूहाओ को उतना ही ज्यादा पसंद करने लगती थी। और तो और जितना ज्यादा नान सुसु यूहाओ को देखती थी वो यूहाओ को उतना ही ज्यादा पसंद करने लगती थी। लेकिन ये उस टाइप की पसंद नहीं है जो कि लवर्स की होनी चाहिए थी। ये उस टाइप की पसंद है जो कि मदर इन लॉ उसकी सन इन लॉ को दिखाती है। यानी कि नान सुसु यूहाओ को सन इन लॉ की तरह पसंद करता था। और तो और इसका मतलब ये है कि नान सुसु ये चाहती थी कि यूहाओ उसी की सन इन लॉ बने। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो नान सुसु के तरह वो करता है, जिसके साथ ही वो दोबारा से उसी जगह के अंदर एंटर करता है। और जैसे कि पहले आइस एम्प्रेस ने मेंशन करी थी, मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस केबिन को इसी जगह में एग्जिस्ट करना चाहिए। और भाई लोग वैसे इन आइस एजेंट सिर्फ यूहाओ के लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि ये यूहाओ की चारों स्पिरिट्स के लिए भी कुछ हद तक यूजफुल है। इसलिए यूहाओ यहाँ पर दोबारा से रिसर्च करने के लिए वापस आ गया था। और भाई लोग जैसे जैसे यूहाओ वहाँ की गहराई में जा रहा था, वहाँ की टेम्परेचर भी काफी ज्यादा ही ठंड होते ही जा रही थी। इसलिए यूहाओ की मार्शल सोल अल्टीमेट आइस की सोल पावर होने के बाद भी उसकी सोल पावर में काफी ज्यादा ही अफेक्ट हो रही थी। इसलिए ये तो इमेजिन करना भी काफी ज्यादा ही मुश्किल था कि आखिरकार यूहाओ के अलावा और कोई सोल मास्टर यहाँ पर आता तो उसके साथ क्या होता। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो इस जगह में एक टाइटल डोलो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए सही सलामत रह सकते हैं। तो आखिरकार इतनी गहराई में आने के बाद कोई टाइटल डोलो कितना ही ज्यादा सेकंड्स के लिए जी पाएगा। इवन एक अल्टीमेट डोलो के पास भी कोई साहस नहीं है कि वो इतना ज्यादा गहराई के अंदर आए। और भाई लोग इसी के साथ यूहाओ के पीछे से दो फिगर ग्रेजुअली सेपरेट होती है और ये दो फिगर स्नो एम्प्रेस एंड आइस एम्प्रेस थी। और इस जगह में अपियर होने के साथ ही इन दोनों की फेस में एक्साइटमेंट अपियर हो गई थी। और इसी के साथ ये दो फिगर्स फ्यूज होते हैं और यूहाओ की बॉडी में दोबारा से सीड में कन्वर्ट होकर एंटर करते हैं। जबकि इसी सेम टाइम में मिस्टीरियस अनाइस आइस ग्लास भी बाहर आकर यूहाओ की सोल्जर में बैठती है और वो वहाँ की चिल कोल्ड की ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है। जबकि इसी सेम टाइम में मिस्टीरियस अनाइस आइस ग्लास भी बाहर आकर यूहाओ की सोल्जर में बैठती है और वो वहाँ की चिल कोल्ड ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसकी वजह से अभी यूहाओ की सोल पावर में अफेक्ट होना बंद हो गई थी, बल्कि अभी उसकी सोल पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लगी थी। और भाई लोग ऐसे ही यूहाओ आइस स्प्रिंग की माउथ में जाकर रुकता है, क्योंकि यूहाओ जितना भी ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों ना हो लेकिन फिर भी यूहाओ केयरलेस बिल्कुल भी हो नहीं सकता था। इसीलिए यूहाओ स्पिरिचुअल पावर को गैदर करने के बाद उसे फॉर्मलेस एनर्जी में ट्रांसफर करता है और वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को सभी तरफ फैला देता है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर उसकी आंखें जैसे ही थी और दूर रहकर भी वहाँ की सभी सिचुएशन को उसकी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए एनालाइज कर सकता था। इसलिए जब यूहाओ यहाँ से वहाँ की सभी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है, क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअल पावर ने यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर को काफी बुरी तरीके से इनकाउंटर करी थी, जिसकी वजह से यूहाओ की सर में काफी ज्यादा ही दर्द भी होने लगा था। इसीलिए यूहाओ काफी ज्यादा ही हैरानी से कह रहा था कि आखिरकार कोई एलिमेंट कैसे स्पिरिचुअल पावर को अफेक्ट कर सकती है। तो आइस एम्प्रेस स्पिरिचुअल सी के अंदर से कहती है कि यूहाओ तुम तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लो, मैं जाकर देखती हूँ कि आखिरकार वहाँ पर क्या है। तो यूहाओ आइस एम्प्रेस को कहता है कि आइस एम्प्रेस आखिरकार ये क्या हो रही है, जिस पर आइस एम्प्रेस कहती है कि एनर्जीज अलग अलग तरीके की होती है लेकिन स्पिरिचुअल पावर एलिमेंटरी एनर्जी से काफी ज्यादा ही अलग है, लेकिन फिर भी ये सभी एक एनर्जी की फॉर्म है। अगर तुम तुम्हारी स्पिरिचुअल कोर की यूज करोगे तो तुम तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को वहां पर भेज सकोगे, लेकिन ये तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। उससे भी बढ़कर अभी भी ये सिचुएशन पूरी तरीके से अनक्लियर है, इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम रिस्क बिल्कुल भी ना ले। चलो मैं जाकर देखती हूँ कि आखिरकार अंदर की तरफ क्या है। वैसे भी मेरी ओरिजिन तुम्हारी बॉडी के अंदर है, इसलिए सिर्फ मेरी कॉन्शियसनेस वहां पर जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर यूहाओ भी आइस एम्प्रेस को शुक्रिया अदा करता है। और भाई लोग इतना कहने के साथ ही आइस एम्प्रेस वहां से चेक करने के लिए चली जाती है। और अगर बात किया जाए तो जैसे जैसे करके यूहाओ स्ट्रांग बन रहा था उसकी सभी स्पिरिट्स भी इवॉल्व हो रही थी। और अगर बात किया जाए तो आइस एम्प्रेस यूहाओ के साथ बाकी के स्पिरिट्स के कंपैरिजन
सीज़न में काफ़ी डीपली तरीके से इंटीग्रेट हो गई थी। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ अभी बाहर की तरफ बैठकर आइस एम्प्रेस का ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि यूहाओ आइस एम्प्रेस को पूरी तरीके से बिलीव करता था। और ऐसे ही कुछ टाइम के लिए वेट करने के बाद आइस एम्प्रेस फाइनली वहाँ से आ जाती है और वो कहती है कि अंदर सब कुछ ठीक है, इसलिए तुम अंदर की तरफ एंटर कर सकते हो। जिस पर यूहाओ भी आइस एम्प्रेस की बातों को मान जाता है और वो वहाँ पर जाने लगता है, जिसके साथ ही यूहाओ को ऐसा फील होता है कि जैसे कि मिलियंस ऑफ नीडल उसकी बॉडी की आर पार हो गई हो। और भाई लोग इसी के साथ यूहाओ को काफी ज्यादा ही पेन फील होने लगती है। वैसे तो यूहाओ के पास आइस जेड स्कॉर्पियन की स्केलेटन थी और उसके पास लेफ्ट आर्म बोन भी थी, लेकिन फिर भी यूहाओ को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि आइसी नीडल उसकी बॉडी को आर पार कर रही हो। और भाई लोग ये आइस स्प्रिंग जितना यूहाओ ने सोचा था, ये आइस स्प्रिंग उससे भी ज्यादा गहरा था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यूहाओ ऑलरेडी 30 मीटर नीचे आ चुका था। और तो और जैसे जैसे यूहाओ आगे की तरफ बढ़ रहा था, यूहाओ को और भी ज्यादा पेन हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गए हो। वैसे अगर बात किया जाए तो आइस एम्प्रेस को भी यूहाओ की बॉडी में हो रही सभी चेंजेस के बारे में अच्छी तरीके से पता था, लेकिन फिर भी वो यूहाओ को आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। जैसे कि आइस एम्प्रेस यहाँ पर यूहाओ को मारना चाहती हो, लेकिन यूहाओ को भी ये अच्छी तरीके से पता था कि अगर वो यहाँ पर मारा जाएगा तो आइस एम्प्रेस भी उसी के साथ मारी जाएगी। इसलिए यूहाओ आइस एम्प्रेस को पूरी तरीके से ट्रस्ट करता था और वो और भी ज्यादा गहराई के अंदर जाने लगा था। 40 मीटर, 45 मीटर, 50 मीटर। और जैसे ही यूहाओ 50 मीटर की गहराई में आता है और वो खुद की बॉडी की पेन को संभाल बिल्कुल भी नहीं पाता, उसकी बॉडी काफी बुरी तरीके से ट्रेम्बल करने लगती है। और इस पॉइंट पर यूहाओ की बॉडी उसकी लिमिट पर आ चुकी थी और अभी यूहाओ बिल्कुल ही नानकुकुई की जैसा ही हो चुका था जब उसने नानकुकुई की बॉडी में प्रेशर को रिलीज किया था। अभी यूहाओ सिर्फ विल पावर की हेल्प से ही वो जैसे तैसे खड़ा रह पा रहा था। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि इससे भी ज्यादा गहराई के अंदर जा रही थी। यूहाओ को इतना ज्यादा बुरी हालत में देखकर भी स्नो एम्प्रेस को इतना ज्यादा आगे की तरफ जाता देख यूहाओ कुछ मोमेंट के लिए पॉज होता है, क्योंकि अभी भी यूहाओ के पास वापस लौटने के लिए चांस थी। अगर इससे भी ज्यादा गहरा यूहाओ जाने की कोशिश करता है तो यूहाओ यहाँ की प्रेशर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा और वो प्रोबेबली यहाँ पर मारे जाएगा। वैसे भी अगर यहाँ पर कोई 99 लेवल वाले पावर हाउस आया भी होता तो भी वो यहाँ पर इतना ज्यादा गहराई में 3 सेकंड से ज्यादा लंबा बिल्कुल भी जी नहीं पाता। इसीलिए अगर यूहाओ 50 मीटर से नीचे जाएगा तो वो यूहाओ के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यूहाओ कंफ्यूज लुक के साथ अपने मन में कह रहा था कि क्या मुझे दोबारा से वापस लौटना चाहिए या फिर मुझे आइस एम्प्रेस को फॉलो करना चाहिए। और वह लोग इन दो थॉट्स यूहाओ की माइंड में इंस्टेंटली अपीयर होती है, लेकिन फिर भी यूहाओ उसकी चॉइस को बना लेता है और वो और भी ज्यादा गहराई में जाने लगता है, जिसकी वजह से अब यूहाओ की पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। लेकिन जैसे ही यूहाओ थोड़ा सा नीचे आता है तो गिर जाता है और इसी मोमेंट में यूहाओ को ऐसा फील होता है कि जैसे कि उसकी बॉडी से सभी प्रेशर डिसअपियर हो गया हो। और वह लोग इसी के साथ यूहाओ के फॉरहेड में आई ऑफ डेस्टिनी ओपन होती है, जो कि काफी ज्यादा ही डीप और प्रोफाउंड थी। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यूहाओ के आगे कुछ मैजिकल चीजें पड़े हुए थे जो कि डिवाइन क्रिस्टल की तुलना में काफी ज्यादा ही अलग था। फिर आइस एम्प्रेस यूहाओ को कहती है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये सभी तुम देख रहे हो, ये सभी मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन है। आइस एम्प्रेस की इस बात को सुनकर यूहाओ हैरान होकर कहता है कि क्या मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस केवन। तो आइस एम्प्रेस भी कहती है कि यूहाओ तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पर ठंड इसीलिए हो रही है कि तुम्हें एक्सट्रीम कोल्ड में रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो ये जगह छोटी है लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स है और यहाँ की टेम्परेचर इसीलिए इतना ज्यादा लो है क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है और यही टेम्परेचर आज तक की सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर है। अगर इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में कोई अल्टीमेट डोलो आया होता तो वो सिर्फ यहाँ पर 1 सेकेंड से जिंदा रह पाता। तो यूहाओ आइस एम्प्रेस को सवाल करते हुए पूछता है कि तो क्या आपका मतलब ये है कि हमारी अल्टीमेट आइस एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। तो आइस एम्प्रेस ना में जवाब देते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम टेम्परेचर को तभी एक्सट्रीम मानते हैं जब उनकी टेम्परेचर जीरो से कम हो और तो इसी जीरो टेम्परेचर में कोई भी जिंदा रह नहीं सकती, जबकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर काफी ज्यादा ही कम होती है, जीरो से भी काफी ज्यादा कम। और तो अभी तक कोई भी लेवल 99 की पावर हाउस एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट ज़ीरो डिग्री पर बच नहीं पाया। और अगर मैं सच बताऊँ तो ये जगह भी एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है, बल्कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो की नज़दीक है। इसलिए तुम यहाँ पर कुछ भी मत करो, तुम कुछ टाइम के लिए वेट करो। हम यहाँ की सारी मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जिस पर यूहॉबी आइस एम्प्रेस की बातों को मान जाता है और वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को कंसंट्रेट करके वहाँ से सराउंडिंग को एनालाइज करने लगता है। जबकि इस तरफ एक लाइट के साथ स्काई ड्रीम भी यूहाओ की बॉडी से बाहर निकल आता है। और अगर बात किया जाए तो स्काई ड्रीम को मिस्टीरियस मैनिफोल्ड आइस कवन के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से पता था और वो ये भी अच्छी तरीके से जानता था कि आखिरकार मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन क्या-क्या कर सकती है और वो ये भी जानता था कि मिस्टीरियस मैनिफोल्ड आइस केवन से फिजिकल बॉडी को भी बनाया जा सकता है। इसीलिए स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस के पास जाकर उसको सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर अब तुम्हारी प्लान क्या है, तुम अब क्या करने वाली हो? तो आइस एम्प्रेस स्काई ड्रीम को जवाब देते हुए कहती है कि अब हमारे पास हमारी फिजिकल बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमारे पास हमारी फिजिकल बॉडी बनाने की चांस है। ये मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन हम जैसे आइस के लिए काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल है और अगर हमने आइस एजेंट्स को मटेरियल की तरह ओरिजिन एनर्जी के साथ एब्जॉर्ब करा तो शायद हम हमारी फिजिकल बॉडी को भी रिक्रिएट कर सकते हैं और हम यूहाओ की बॉडी से अलग भी हो सकते हैं। और तो और सेम टाइम में अगर फ्यूचर में यूहाओ के साथ कुछ गलत होती है तो भी हम लेकिन इससे आगे कहने से पहले आइस एम्प्रेस एक और बार के लिए यूहाओ को देखती है, जबकि यूहाओ कहता है कि आइस एम्प्रेस आखिरकार आप क्या कह रही थी? तो आइस एम्प्रेस एक डीप ब्रेथ को लेने के बाद एक बोल्ड वॉइस के साथ कहती है कि अगर हम चाहते हैं तो हम तुम्हें छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास काफी अच्छी चांस है और तो और हम तुम्हें छोड़कर दूसरे इंसान को ढूंढ सकते हैं जो कि हमें गॉड बनने में मदद करेगा। अगर हम यहाँ की मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसकी हेल्प से हम हमारी फिजिकल बॉडी को बना पाएंगे। उसके बाद हमारी स्पिरिचुअल ओरिजिन के पास वेसल आ जाएगी, जिसके बाद हम तुम्हारी बॉडी से अलग हो पाएंगे और हमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर तुम फ्यूचर में मारे भी जाते हो तो हम तुम्हारे साथ फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। इसीलिए मैं मेरी फिजिकल बॉडी को पाना चाहती हूँ। और इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होती है। मिलकर मैं तब तक के लिए बाय बाय।